हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बीपीएससी टीआरई 3.0 के मैथ्स का आज हमारा फोर्थ सेशन है, चौथा सेशन है। आज भी हम 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो आज के सेशन का जो हमारा पहला सवाल है वो क्या है? इन अ स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथ्स और फिजिक्स। ऑफ दीज 12 टीच मैथ्स एंड 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथ्स। हाउ मेनी टीचर्स टीच फिजिक्स? एक स्कूल में 20 शिक्षक हैं जो गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं। इनमें से 12 मैथ्स पढ़ाते हैं और 4 भौतिकी और गणित दोनों पढ़ाते हैं। कितने शिक्षक ऐसे हैं जो फिजिक्स पढ़ाते हैं, मतलब जो भौतिकी पढ़ाते हैं? तो देखो, टोटल नंबर ऑफ टीचर जो है स्कूल में वो 20 है, जो या तो फिजिक्स पढ़ाते हैं या तो मैथ्स पढ़ाते हैं। तो नंबर ऑफ फिजिक्स यूनियन मैथ्स ये है हमारा 20। ठीक है, हम पी से फिजिक्स को डिनोट कर रहे हैं, एम से मैथ्स को। 12 टीच मैथ्स, इसका मतलब नंबर ऑफ मैथ्स टीचर जो है वो है 12। ठीक है, 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथ्स, 4 टीचर दोनों पढ़ाते हैं फिजिक्स या मैथ्स, तो ये हो गया कॉमन। तो इसका मतलब P इंटरसेक्शन M का जो टोटल नंबर है वो हमारा है 4। हमें निकालना है क्या? हमें निकालना है NP, मतलब फिजिक्स कितने टीचर्स पढ़ाते हैं। तो बेसिकली हमारा जो फॉर्मूला होता है P यूनियन M का, यहाँ पे हम नंबर लगा देते हैं। NP यूनियन M ये होता है NP प्लस NM माइनस एन पी इंटरसेक्शन एम। ठीक है, यहाँ पे एन पी यूनियन एम हमें गिवन है 20, एन पी हमें कैलकुलेट करना है, एन एम हमें गिवन है कितना, तो एन एम है 12 माइनस एन पी इंटरसेक्शन एम है हमारा 4। ठीक है, यहाँ पे प्लस होगा। ठीक है, यहाँ से हमारा क्या निकल रहा है? 20 बराबर एन पी प्लस 12 माइनस 4 8। अब ये 8 जाके उधर जो होगा माइनस 8 जाएगा उधर, तो वो हो जाएगा, हम इधर कर ले रहे हैं माइनस। तो जो हमारा एन फिजिक्स आएगा, नंबर ऑफ फिजिक्स टीचर, वो आएगा 20 माइनस 8, जिसका मतलब होता है 12। ठीक है, तो फिजिक्स पढ़ाने वाले टीचर का जो नंबर होगा, संख्या होगा, वो होगा 12, जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं हम दूसरे नंबर के सवाल पे। जो हमारा दूसरा सवाल है वो क्या है? इफ द आर्क्स ऑफ द लेंथ इन 2 सर्कल्स सबटेंड एंगल 65 एंड 110 डिग्री एट द सेंटर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई? यदि दो वृत्त में समान लंबाई के चाप, अच्छा दो वृत्त है हमारे पास, मान लो एक वृत्त ये है और दूसरा वृत्त ये है। ओके, और इनके कहना है कि दोनों का जो चाप है वो बराबर है और वो सेंटर पे 65 एक सर्कल बना रहा है, दूसरा बना रहा है 110। तो ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 65। ठीक है, और ये जो लेंथ है ये है बराबर किसके? तो इधर वाले, ये जो सर्कल दूसरा सर्कल है, इनमें जो एंगल बन रहा है सेंट्रल एंगल, वो बन रहा है कितना? तो वो बन रहा है 110। और इनका कहना है कि ये जो आर्क लेंथ है, चाप की लंबाई है, ये दोनों है बराबर। ठीक है, मैं इसको दूसरे कलर से दिखा देता हूं। ये जो है ये आर्क लेंथ दिख नहीं रहा, मान लो ये वाला, ये और ये बराबर है, मतलब आर्क लेंथ बराबर है। और तो और उनके सेंट्रल एंगल जो गिवन है हमें वो है 65 और 110। हमसे पूछा क्या जा रहा है? हमसे पूछा जा रहा है इनके रेडियस का रेशियो क्या होगा। अगर कोई सर्कल ये है जो सेंटर पे मान लो थीटा एंगल बनाता हूं, ठीक है, और इनके आर्क लेंथ का लंबाई हम ऐसा मान रहे हैं कि ये है L, और ये सेंटर O है हमारा, और मान लो कि रेडियस है इसका R, तो L बराबर होता है, जो आर्क लेंथ है वो बराबर होता है R इंटू थीटा। L बराबर होता है R थीटा। हम इस सवाल में एज्यूम कर रहे हैं कि पहले सर्कल का ये जो लेंथ है, आर्क लेंथ, वो है L1, दूसरे का है L2। ठीक है, पहले का जो रेडियस है वो मान लेते हैं हम R1, दूसरे का मान लेते हैं R2, और पहले का जो थीटा है, जो एंगल है, उसको मान लेते हैं थीटा1, दूसरे का मान लेते हैं हम थीटा2। ठीक है, तो पहले सर्कल से हमारा जो आर्क लेंथ होगा L1, वो होगा L1 बराबर R1 थीटा1। अगर हम दूसरे सर्कल को देखें तो वहां जो L2 होगा वो होगा हमारा R2 थीटा2। ओके, अब हमें सवाल में क्या पूछ रहा है? हमें सवाल में कह रहा है कि दोनों का जो आर्क लेंथ है वो बराबर है। दोनों का क्योंकि आर्क लेंथ बराबर है, इसका मतलब R1 थीटा1 बराबर है R2 थीटा2। ठीक है, हमें निकालना है R1 R2 का रेशियो। इसका मतलब R1 बाय R2 जो होगा वो क्या होगा? वो होगा थीटा2 बाय थीटा1। और थीटा2 हमें क्या गिवन है? तो दूसरे सर्कल का थीटा है 110,
और θ1 हमें क्या गिवन है, वो है 65। अगर हम इसको कैंसिल करते हैं तो ये हो जाता है क्या, 5 2 10, 5 2 10, 5 13 65। तो जो आंसर आएगा वो आएगा 20:13। तो इनके जो एंगल का रेशियो है वो है, ये सॉरी रेडियाई का रेशियो जो है वो है हमारा 22:13, जो है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब हम बढ़ते हैं तीसरे नंबर के सवाल पे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cot माइनस 15 पाई बाय 4? cot माइनस 15 पाई बाय 4 का वैल्यू क्या है? तो देखो cot क्या होता है, cot हर एक पाई इंटरवल पे ये वैल्यूज को रिपीट करता है, इसलिए हम cot माइनस 15 पाई बाय 4 को लिख सकते हैं क्या, हम इनको लिख सकते हैं cot माइनस 15 पाई बाय 4 प्लस 4 पाई, क्योंकि हर पाई पे इसका वैल्यू रिपीट करता है तो 4 पाई पे भी रिपीट करेगा। अब अगर इसको अंदर में कैलकुलेट हम करें तो ये हमें दे देगा क्या, ये हमें दे देगा माइनस 15 पाई प्लस 16 पाई बाय 4। और इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हमें दे देगा cot पाई बाय 4, और cot पाई बाय 4 का मतलब होता है cot 45 डिग्री, और cot 45 का जो वैल्यू होता है वो होता है हमारा 1। तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो होगा 1, जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी। हम बढ़ते हैं चौथे नंबर के सवाल पे। जो हमारा चौथा सवाल है वो क्या है, on a morning walk 3 persons step out together and their steps measure 30 cm, 36 cm and 40 cm respectively. What is the minimum distance each should walk so that each can cover the same distance in complete step? सुबह की सैर पर तीन व्यक्ति एक साथ निकलते हैं, ठीक है, उनके कदम क्रमशः 30, 36 और 40 सेंटीमीटर मापते हैं। प्रत्येक को न्यूनतम कितनी दूरी तय करनी चाहिए ताकि प्रत्येक व्यक्ति समान दूरी को पूरे चरणों में तय कर सके? तो जो इसको जो न्यूनतम दूरी तय करना है उनके लिए हमें निकालना पड़ेगा इनका एलसीएम। हमें निकालना पड़ेगा इनका एलसीएम। किनका एलसीएम निकालना है हमें, तो हमें एलसीएम निकालना है 30, 36, 40 सेंटीमीटर का। तो अगर हम 30, 36, 40 सेंटीमीटर का एलसीएम निकालते हैं तो देखते हैं कि हमें बनता क्या है, 215 या 30, 218 या 36, 220 या 40, फिर 2 से जाएगा 15, 29 या 18, 210 या 20। अब ये हमारा चल जाएगा 3 से, 35 या 15, 33 या 9, 10। अब ये जाएगा फिर 5 से, 5 1 या 5, 3, 5 2 या 10। तो जो इसका एलसीएम होगा वो क्या होगा, 2 2 या 4, 3 या 12, 5 या 60, 60 उधर हो गया, 3 2 या 6, 16 इंटू 6 अगर हम करें तो ये हो जाएगा हमारा 360, जो हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। अब हम बढ़ते हैं चौथे नंबर के सवाल पे, सॉरी पांचवें सवाल पे। जो हमारा पांचवा सवाल है वो क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के सच दैट पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2k माइनस 1 हैज सम ऑफ इट्स जीरो इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। के का मान क्या है जिसके लिए बहुपद जो हमें गिवन है इसके शून्यक का योग उनके गुणनफल के आधे के बराबर है? तो सबसे पहली बात तो गिवन हमें क्या है, जो हमें पॉलिनोमियल गिवन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6 इंटू एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ 2k माइनस 1। ठीक है, हमसे सवाल क्या पूछ रहा है कि इनका जो शून्यक है वो इनके शून्यकों का योग, मतलब इनके जो रूट्स है उनका सम उनके प्रोडक्ट के हाफ के बराबर है, उनके शून्यक का योग इनके गुणनफल के हाफ के बराबर है। तो पहली बात तो अगर हम यहाँ से अल्फा प्लस बीटा कैलकुलेट करें तो ये होगा माइनस बी बाय ए, जिसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा हमारा के प्लस 6। अगर हम यहाँ से अल्फा इंटू बीटा कैलकुलेट करें तो ये हमें दे देगा सी बाय ए, जिसका मतलब हो गया हमें क्या, तो ट्वाइस ऑफ 2k माइनस 1। ठीक है, अब सवाल हमसे क्या पूछ रहा है कि इनके जो शून्यकों का योग है सम ऑफ देयर रूट्स, ये क्या है उनके प्रोडक्ट का हाफ, सम ऑफ इट्स जीरो इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का होता है हाफ, ये हमें गिवन है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे इनको बिठा रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा क्या है वो है के प्लस 6, और अल्फा इंटू बीटा हो गया ट्वाइस ऑफ 2k माइनस 1, ये हाफ है तो इसका 2, इसको करना पड़ेगा 2 से डिवाइड, तो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो रहा है। अगर यहाँ से हम k को फाइंड आउट करें तो 1 को इधर लेते आते तो ये हो जाएगा 7, और 2k माइनस k हो जाएगा k, तो k का जो वैल्यू आएगा वो आएगा हमारा 7, जो है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हम बढ़ते हैं छठे नंबर के सवाल पे। जो हमारा सिक्स्थ सवाल है वो क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन k माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3y बराबर k एंड kx प्लस ky इज इक्वल टू 12 हैज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। k का मान क्या है जिसके लिए समीकरण जो हमें गिवन है में अनंत संख्या में समाधान, मतलब इसका जो सॉल्यूशन है वो इनफाइनाइट है। अगर सॉल्यूशन इनफाइनाइट है तो इसका कंडीशन क्या है, a1 बाय a2 बराबर होगा b1 बाय b2 बराबर होगा c1 बाय c2 के। हम इस पे बिठा के k का वैल्यू आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम a1 देखें तो a1 देखो पहले क्वेश्चन में क्या है वो है k माइनस 3 बाय, दूसरे क्वेश्चन में a2 क्या है k
बराबर b1 क्या है 3 बाय b2 क्या है a। यहां से भी अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो k हमें मिल जाएगा 6 के बराबर। तो जो हमारा इसका आंसर होगा वो होगा 6, जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हम बढ़ते हैं 7वें नंबर के सवाल पे। जो हमारा 7वां सवाल है वो क्या है, sin 5x माइनस 2 sin 3x प्लस sin x बाय cos 5x माइनस cos x बराबर क्या। हमें इनका करना है वैल्यू फाइंड। तो देखो क्या है, हमें गिवन क्या है, sin 5x माइनस 2 sin 3x प्लस sin x बाय cos 5x माइनस cos x। अब इसको करके इसको अरेंज कर रहे हैं एक जगह पे। sin 5x प्लस sin x को एक जगह लेते आते हैं हम, माइनस 2 sin 3x बाय cos 5x माइनस cos x। तो यहाँ पे हमें दो फॉर्मूला का यूज करना है, एक sin c प्लस sin d और एक sin cos c माइनस cos d। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला को रिकॉल करा देते हैं। sin c प्लस sin d जो होता है वो क्या होता है, वो होता है 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2। ठीक है, दूसरा क्या है, cos c माइनस cos d। cos c माइनस cos d का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या, माइनस 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। ओके, तो हम इस फॉर्मूला का यूज करने वाले हैं इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। अगर हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं इनमें तो होता क्या है, हमारा जो ऊपर का जो न्यूमरेटर है वो है sin 5x प्लस sin x, या इसका फॉर्मूला क्या है, वो है 2 sin c प्लस d बाई 2। इसका मतलब ये हो जाएगा 2 sin c प्लस d मतलब 5x प्लस x 6x बाई 2 3x इंटू कॉस c माइनस d बाई 2 5x माइनस x 4x बाई 2 हो जाएगा cos 2x। ठीक है, माइनस 2 sin 3x हमें ये तो पहले से गिवन है, बाय cos, एक सेकेंड, बाय cos 5x माइनस cos x मतलब cos c माइनस cos d, ये हो जाता है माइनस 2 sin c प्लस d बाई 2 5x प्लस x 6x बाई 2 3x इंटू साइन c माइनस d बाई 2 मतलब 5x माइनस x 4x बाई 2 2x। ठीक है, यहां से हम क्या देख पा रहे हैं कि यहां से हम कुछ चीज कॉमन ले सकते हैं। कॉमन क्या ले सकते हैं यहाँ से, तो देखो ऊपर में है 2 sin 3x दोनों में, तो यहाँ से 2 sin 3x हो जाएगा हमारा कॉमन। 2 sin 3x अगर हम यहाँ से कॉमन लेते हैं तो हमें बचता ऊपर में क्या है, cos 2x माइनस 1। नीचे में हमारा क्या है, नीचे में है माइनस 2 sin 3x इंटू साइन 2x। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हम 2 sin 3x को कैंसिल करेंगे, एक माइनस यहाँ बच रहा है। अगर हम माइनस को ऊपर लेते जाएंगे तो ये cos 2x माइनस 1 जो है ये हो जाएगा 1 माइनस cos 2x। ये हो गया हमारा 1 माइनस cos 2x बाई साइन 2x। ठीक है, अब यहाँ से 1 माइनस cos 2x का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अगर हम इसको यहाँ पे लिखें तो देखो 1 माइनस cos x का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x बाई 2। ओके, जो 1 माइनस cos x का फॉर्मूला होता है वो होता है 2 sin स्क्वायर x बाई 2। तो मतलब 1 माइनस cos 2x क्या होगा, वो होगा 2 sin स्क्वायर 2x बाई 2। यहाँ से 2 और 2 कैंसिल होगा, ये हो गया हमारा 2 sin स्क्वायर x। ठीक है, तो 1 माइनस cos 2x को हम लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर x और नीचे में हमारा sin 2x। sin 2x को हम क्या लिख सकते हैं, एक सेकेंड, sin 2x को क्या लिख सकते हैं, तो sin 2x जो होता है वो होता है 2 sin x इंटू cos x। 2 sin x इंटू cos x होता है sin 2x। यहां से हम क्या देख पा रहे हैं, यहां से हम देख पा रहे हैं कि 2 और 2 कैंसिल हो रहा है, sin x से एक साइन कैंसिल हो रहा है, ये हमारा आ रहा है sin x बाय cos x और sin x बाय cos x जो होता है वो होता है हमारा tan x। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा tan x, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी। ओके, अब हम बढ़ते हैं 8वें सवाल पे। जो हमारा 8वां सवाल है वो क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i टू द पावर 9 प्लस i टू द पावर 19। यहाँ पे i जो है वो है आयोटा, जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर से आता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में जो i है उसका मतलब होता है आयोटा, जिसको हम लोग इमेजिनरी नंबर कहते हैं, और वहां पे i स्क्वायर बराबर होता है -1, या फिर हम कह सकते हैं कि जो i है वो होता है √(-1). अगर हम i टू द पावर 4 का बात करें तो वो होता है 1। ठीक है, i टू द पावर 4 होता है 1। इसका हमें इस्तेमाल यहाँ पे करना है, हमें निकालना क्या है, i टू द पावर 9 प्लस i टू द पावर 19। देखो i टू द पावर 9 को हम लिख सकते हैं i टू द पावर 8 इंटू आई।
प्लस आई टू द पावर 19 को हम लिख सकते हैं आई टू द पावर 16 इंटू आई स्क्वायर, नॉट आई क्यूब, एक सेकेंड, इसको लिख सकते हैं हम आई क्यूब, ठीक है। आई टू द पावर 8 है, इनको हम 4, इसको ऐसा लिख सकते हैं आई टू द पावर 4 होल स्क्वायर इंटू आई, प्लस आई टू द पावर 16 को हम लिख सकते हैं आई टू द पावर 4 होल रेस टू द पावर 4 इंटू आई क्यूब को हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर इंटू आई, ठीक है। देखो आई टू द पावर 4 का वैल्यू क्या होता है, वो होता है 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 इंटू आई, ये हो जाएगा हमारा आई, प्लस यहाँ पे भी आई टू द पावर 4 है का मतलब होता है 1, 1 पे पावर 4, ये भी हो गया हमारा 1, और क्या बचा यहाँ पे आई स्क्वायर का मतलब क्या होता है, आई स्क्वायर का मतलब होता है -1, इसका मतलब होता है -1, और -1 इंटू आई जो होता है वो होता है हमारा माइनस आई। तो बेसिकली जो हमारा आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, देखो आई माइनस आई, जिसका मतलब होता है 0, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 0, जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। अब हम बढ़ते हैं 9th नंबर के सवाल पे। जो हमारा नंबर सवाल है वो क्या है, व्हाट इज द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड इलाहाबाद में जो लेटर्स लिखा है इनका टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन होगा क्या। तो पहली बात तो देखो कि इनमें कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो टोटल, फिर से देख लो 3 3 6 3 9, जो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स है वो है 9, तो हम यहाँ लिखेंगे 9 फैक्टोरियल। अब देखेंगे कि क्या कोई लेटर्स रिपीट हो रहा है, तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पे ए 4 बार आ रहा है, तो 4 फैक्टोरियल से हमें करना पड़ेगा डिवाइड, क्या और भी कोई रिपीट हो रहा है। अगर हम एल को देखें तो एल 2 टाइम्स आ रहा है, तो ये हो गया 2 फैक्टोरियल से भी डिवाइड, और क्या कोई लेटर रिपीट हो रहा है, तो और कोई लेटर रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 9 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अगर इनको हम सॉर्ट आउट करते हैं तो क्या होगा, ये होगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 5 5 नहीं इंटू 6 पहले, इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1। यहां से 4 फैक्टोरियल हो गया कैंसिल, 2 से हो गया हमारा कैंसिल, 2 3 जा 6, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है हमें, तो ये हो गया 9 8 जा 72 इंटू 5 3 जा 15 इंटू 7, ये हो जाएगा हमारा 72 इंटू 105, 15 7 जा 105, ठीक है। अगर हम 105 को 72 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, 5 2 जा 10, यहाँ हो गया 1, 2 1 जा 2, ओके, 7 5 जा 35, ये हो गया 3, 7 1 जा 7, ये हो गया हमारा क्या 0 6 5 7, तो जो इसका आंसर आ रहा है वो आ रहा है 7560, जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी आंसर इसका करेक्ट है। अब बढ़ते हैं हम 10वें सवाल पे। जो हमारा 10th नंबर का सवाल है वो क्या है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन हुज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 5 यूनिट्स एंड द एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज 30 डिग्री। उस रेखा का समीकरण क्या है जिसकी मूल बिंदु से लंबवत दूरी 5 इकाई है और लंबवत द्वारा पॉजिटिव एक्स अक्ष पर बनाया गया कोण 30 डिग्री है। देखो क्या होता है कि जब हमें ये गिवन हो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ गिवन हो, मान लो कि वो p है और एक्स एक्सिस के साथ जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो जो एक लाइन का जो इक्वेशन होगा वो होता है एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा बराबर p। यहाँ पे जो थीटा है वो है 30 डिग्री और जो p है परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो है हमारा 5 यूनिट। तो यहाँ पे हम रखेंगे थीटा की जगह क्या 30 डिग्री, एक्स कॉस 30 डिग्री प्लस वाई साइन 30 डिग्री बराबर p है 5। कॉस 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है √3/2, तो ये हो गया x इंटू √3/2, और साइन 30 का होता है वैल्यू हाफ, ये हो गया 1/2 बराबर 5। इसका मतलब ये हो गया हमारा क्या √3x प्लस वाई बाय 2 इज इक्वल टू 5। इसका मतलब ये हमारा हो गया √3x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, √3x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये है हमारा इस लाइन का इक्वेशन, जो है हमारा ऑप्शन नंबर क्या, ये है हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड बी इज द करेक्ट आंसर। अब हम बढ़ते हैं 11 नंबर के सवाल पे। जो हमारा 11 नंबर का सवाल है वो क्या है, प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे, one car starts from A and another car starts from B at the same time. If the car travels in the same direction at different speed, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speeds of the two cars? एक राजमार्ग पर स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पे है। एक ही समय एक कार A से और दूसरी कार B से शुरू होती है।
यदि कारें अलग अलग गति से एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटे में मिलती है। यदि वो एक दूसरे की ओर चलती है तो वो 1 घंटे में मिलती है। तो कार की गति क्या है? हमें क्या गिवन है कि एक ए और बी दो गाड़ी है जो चल रहा है, क्या प्लेस नहीं, ए और बी दो प्लेसेस है जहां से दो गाड़ियां चल रही है। प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट। ये ए है मान लो प्लेस, ये प्लेस है बी, और एक सेकेंड, ये प्लेस है हमारा बी, और ए और बी के बीच का जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो है 100 किलोमीटर। ठीक है। अब क्या हो रहा है कि एक कार स्टार्ट हो रहा है ए से और दूसरा कार स्टार्ट हो रहा है बी से। एक कार ए से स्टार्ट हो रहा है, एक कार बी से स्टार्ट हो रहा है। अब ये एक बार तो एक ही डायरेक्शन में चलता है और एक बार ऑपोजिट डायरेक्शन में चलता है। वो क्या रहा है कि इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन, अगर ये सेम डायरेक्शन में चलता है तो वो एक दूसरे से 5 घंटे में मिलता है। हम अगर मान ले कि ए का स्पीड को ए है, मान लो स्मॉल ए मान लेते हैं इसको, ए के स्पीड को मान लो हम मान लेते हैं स्मॉल ए, बी के स्पीड को मान लेते हैं हम स्मॉल बी। अगर ये सेमी डायरेक्शन में चलता है तो इनका जो रिलेटिव स्पीड होगा, वो होगा ए माइनस बी, अगर वो सेम डायरेक्शन में चलता है देन। और अगर ये डिफरेंट डायरेक्शन में चलता है, मेरा मतलब ये है कि ए बी की ओर, बी ए की ओर, तब जो रिलेटिव स्पीड होगा वो होगा ए प्लस बी, मतलब दोनों की स्पीड का सम। ठीक है। अब इसको जाना है 100 किलोमीटर। जब ये ऑपोजिट डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो 5 घंटे में मिल रहा है। इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 आवर्स। इसका मतलब ये है कि 100 किलोमीटर अगर ये, एक सेकंड, अगर ये 100 किलोमीटर सेम डायरेक्शन से चले तो ये होगा 100 बाय ए माइनस बी, इतना समय इसको लगेगा। तो लग कितना समय लग रहा है सवाल से, वो लग रहा है 5 आवर्स। ठीक है। लेकिन यही अगर डिफरेंट डायरेक्शन से चले तो जो उनको टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, 100 बाय ए प्लस बी बराबर 1 आवर। ये होता है हमारा टाइम का फॉर्मूला, डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है। अब हम देखते हैं ऑप्शन हमारा क्या क्या। हम अगर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर ले और ए बी का वैल्यू निकाल ले तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। लेकिन क्या हम ऑप्शन से सॉल्व कर पा रहे हैं? अगर ए 60 है, अगर मान लो कि ये वाला ए 60 है और बी 30 है, तो क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? 60 माइनस 30 अगर हम करेंगे ये हो जाएगा 30, 100 बाय 35 नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन पे अगर हम चले तो ए है 60, बी है 40। अगर हम ए की जगह 60 रखते हैं तो बी की जगह 40, तो ये हो जाता है 60 माइनस 40 20 से 100 कैंसिल आउट हो जाता है, हो जाता है 525 जो 100। इसका मतलब है कि ए तो सेटिस्फाई कर रहा है। अगर हम दूसरे इक्वेशन में रखें इनको तो 100 बाय ए प्लस बी मतलब 60 प्लस 40, ये हो जाएगा 100, 100 बाय 101। इसका मतलब ये है कि जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर हम ए के स्पीड और बी के स्पीड को रखते हैं तो ये सेटिस्फाई कर देता है। तो इसका मतलब ये है कि इनका जो आंसर होगा, मतलब दोनों कार का जो स्पीड होगा वो, एक कार का होगा 60 किलोमीटर पर आवर जो ए से जाएगा, और बी वाला जो प्लेसेस से जाएगा उसका स्पीड होगा 40 किलोमीटर पर आवर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम बढ़ते हैं 12वें नंबर के सवाल पे। जो हमारा 12th नंबर का सवाल है वो क्या है? अ 2 डिजिट नंबर इज 5 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स एंड इज आल्सो इक्वल टू 5 मोर देन ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट। व्हाट इज द नंबर? दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग का 5 गुना है और अपने अंकों के गुणनफल के 2 गुने से 5 गुना अधिक के बराबर है। वह संख्या क्या है? तो हम इसको डायरेक्ट बाय ऑप्शन करेंगे। देखो, अगर हम 54 ऑप्शन पकड़ते हैं, अगर हम ऑप्शन पहला 54 पकड़ते हैं तो इनमें देखो क्या है। इनका कहना है कि 2 डिजिट नंबर है विच इज 5 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। इसका सम अगर हम करते हैं 5 4 9 और इसको अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बराबर होता है। क्या ये बराबर हो रहा है? 9 5 जो होता है 45, तो ये बराबर नहीं हो रहा है। इसका मतलब ऑप्शन ए तो नहीं होगा। अगर हम ऑप्शन बी को पकड़े, ऑप्शन बी में है हमारा 45। सवाल क्या कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या है, उनके अंकों का योग उनके अंकों के योग का 5 गुना है। ऐसा है, दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग का 5 गुना है। मतलब ये जो 2 डिजिट नंबर 45 है, इनके अगर डिजिट्स का सम करेंगे वो 9 है, और इनको अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये हो जाता है 45। इसका मतलब पहला कंडीशन तो ये सेटिस्फाई कर दिया। दूसरा कंडीशन क्या है? एंड इज ऑल्सो इक्वल टू 5 मोर देन ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट। और अपने अंकों के गुणनफल के 2 गुना, अंकों के योगफल, ऐसा नहीं है अंकों के गुणनफल, अच्छा अंकों के गुणनफल का, अगर हम अंकों का गुणनफल करते हैं 5 × 4 ये होता है 20। अंकों के गुणनफल के 2 गुना, इसको अगर हम ट्वाइस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जा रहा है हमारा 40 से अंकों के गुणनफल के 2 गुने से 5 अधिक है। अगर हम इसमें 5 ऐड करते हैं तो ये हो जाता है 45। तो ये 45 आ रहा है, वही है यहाँ 45। इसका मतलब जो ऑप्शन हमारा बी है वो कर रहा है सेटिस्फाई, तो ऑप्शन बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगर हम थर्ड ऑप्शन में जाएं, 64 में जाएं, तो देखो पहला जो कंडीशन है हमारा कि जो 2 डिजिट नंबर है वो 5 टाइम्स द सम ऑफ इट्स
डिजिट, अगर इनके डिजिट्स का सम करते हैं, तो 10 होता है, 6 प्लस 4 10, इसको अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 50, जो कि ये नहीं है, तो तीसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो होगा 45, जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। अब हम बढ़ते हैं 13 नंबर के सवालों पे। जो हमारा 13वां सवाल है वो क्या है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 1/2 into 3n² + 7n, देन व्हाट इज द nth टर्म। यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग हमें दिया है 1/2 into 3n² + 7n, तो nवां पद क्या होगा। देखो हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है Sn, और Sn गिवन है क्या 1/2 into 3n² + 7n। ठीक है, अगर हम यहाँ पे रखते हैं 1 n के जगह पे, तो n के जगह पर अगर 1 रखते हैं तो हमें इनका वैल्यू क्या मिलता है, हमें मिलता है 1/2 into 3 into 1² + 7 into 1। इसका मतलब ये आ गया हमारा क्या 1/2 into 3 + 7 10, जो हो गया हमारा 5। अगर n के जगह 1 रखते हैं तो ये हमारा जो S1 है वो आ गया 5, और S1 जो होगा वो तो फर्स्ट टर्म ही है ना, जो S1 है वो फर्स्ट ही टर्म है, तो पहला टर्म हमारा 5 है। अब दूसरा टर्म के लिए अगर हम n को रखते हैं 2, तो देखो क्या मिलता है हमें, तो हम अगर n को 2 रखें तो ये हो गया हमारा 1/2 into 3 into 2² + 7 into 2। अगर हम इसको सम करें 2 2 4 3 12, इधर हो गया हमारा 1/2 into 12 + 14, 12 + 14 जो हो गया हमारा क्या 1/2 into 26। अगर इसको हम डिवाइड करते तो ये हमारा आ जाता है 13। तो इसका मतलब अगर हम n को 2 रखते तो वो आ जाता है 13। अब देखो n को जो 2 रखे वो आ गया 13, इसका मतलब पहले टर्म और दूसरे टर्म का सम जो है वो आ जा रहा है हमारा 13। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि ये दूसरा टर्म 13 है, पहले टर्म और दूसरे टर्म का सम आ रहा है हमारा, मतलब दो टर्म का सम आ रहा है 13। तो पहला टर्म तो हमारा 5 है, तो दूसरा टर्म क्या होगा 13 - 5। 13 - 5 क्या होता है, ये होता है 8। इसका मतलब दूसरा टर्म 8 होगा, और इसी तरह से ये बढ़ते जाएगा। अब देख लो पहला टर्म 5 है, दूसरा टर्म 8 है, तो 3 का डिफरेंस है, तो तीसरा टर्म 11 होगा, और ऐसे ही ये बढ़ते जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हमें एपी मिल चुका है, इसका मतलब हमें एपी मिल चुका है। और जो हमारा एपी है वो क्या है 5 8 11, 5 8 11 डॉट डॉट डॉट। अब हमें चाहिए इसका nth टर्म, तो देखो an बराबर होता है क्या, an बराबर होता है a + n - 1 into d। ठीक है, जो हमारा nवां पद, यहाँ पे a क्या है, a है 5 प्लस n तो हमें गिवन है नहीं, d हमारा क्या है, d हमारा है 3। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है 5 + 3n - 3, ये हो गया हमारा 5 - 3 2 + 3n। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा 2 + 3n, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 3n + 2, एक ही बात है, जो है हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड सी इसका करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं हम 14वें नंबर के सवाल पे। जो हमारा 14th नंबर का सवाल है वो क्या है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला हुज फोकस इज 2 0 एंड डायरेक्ट्रिस्टिक इज x = -2। परवलय मतलब पैराबोला का समीकरण क्या है जिसका फोकस दिया हुआ है 2 0 और जिसका नियतांक डायरेक्ट्रिक्स वो दिया हुआ है हमें -2। तो इसका इक्वेशन क्या होना है। तो देखो पैराबोला का इक्वेशन निकालने के लिए हमें ये पता करना होगा कि ये किधर है। अगर मान लो कि ये हमारा एक इस तरह से हम एक्सिस बनाए, ये जो पैराबोला है देखो x बराबर है -2 पहली बात, और जो फोकस है वो है 2, 0। इसका मतलब है कि x है 2 और y है 0। इसका मतलब ये तो होना है इधर, क्योंकि इसका डायरेक्टरिस्टिक्स जो है वो इधर है, x बराबर -2 मान लो ये है। ठीक है, ये बराबर मान लो x बराबर -2, तो इसका मतलब जो ये पैराबोला होगा वो इस फॉर्म का होगा, इस फॉर्म का। और मान लो कि यहाँ पे ये है फोकस इसका, जिसका कोऑर्डिनेट है 2, 0। ठीक है, और ये हमारा है x एक्सिस, और ये हमारा है y एक्सिस, y डैश। ठीक है, तो जो इसका इक्वेशन होगा वो होगा फिर y² = 4ax। ठीक है, और y² = 4ax है, तो ये हो गया हमारा y² बराबर 4 इंटू जो हमारा a होगा ये होगा यही ये जो फोकस है 2, 0, यहाँ पे a यही है, तो a हो गया हमारा 2 और ये हो गया इंटू x, ये बराबर हो गया हमारा 8x। तो y² बराबर 8x होगा इनका इक्वेशन। ठीक है, लेकिन अगर मान लो कि अगर ये ऐसा नहीं देके ये क्या देता, ये देता x बराबर 2। अगर x बराबर 2 देता तो डायरेक्टरिस्टिक्स इसका होता राइट साइड में, मतलब ये है कि अगर x बराबर 2 देता तो डायरेक्टरिस्टिक होता यहाँ पे इसका, और यहाँ पे हो जाता है x बराबर 2, तो ये जो पैराबोला होता ये कुछ ऐसा होता 2, 0। ठीक है, तो इसका अगर हम इक्वेशन निकालते तो वो होता y² = -4ax। ठीक है, लेकिन ऐसा हमें नहीं करना है, क्योंकि हमारा जो डायरेक्टरिस्टिक है, जो हमारा डायरेक्ट्रिक्स है वो है हमारा
माइनस एक्स बराबर -2 और इसीलिए वो हो जाएगा हमारा लेफ्ट हैंड साइड में, इसलिए इसका जो इक्वेशन होगा वो होगा वाई स्क्वायर बराबर 4ax। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, वाई स्क्वायर बराबर 8x। अब बढ़ते हैं 15वें सवाल पे। जो हमारा 15th नंबर का सवाल है वो क्या है, व्हाट इज द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 4, 8, 10 एंड 6, 10 -8 इज डिवाइडेड बाय वाई जेड प्लेन। वह अनुपात क्या है जिसमें बिंदु 4, 8, 10 और 6, 10, -8 को जोड़ने वाला रेखाखंड वाई जेड तल से विभाजित होता है। मान लो कि ये एक लाइन सेगमेंट है और मान लेते हैं कि ये है हमारा ए पॉइंट, ये है हमारा बी पॉइंट, ठीक है। मान लो कि इसका कोऑर्डिनेट गिवन है हमें 4, 8, 10, ठीक है, और ये गिवन है हमें 6, 10, -8, और इनका कहना है कि किस रेशियो में, व्हाट इज द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस डिवाइडेड बाय वाई जेड। किस रेशियो में ये लाइन डिवाइड होगा वाई जेड प्लेन से। देखो वाई जेड प्लेन से हमें बोला गया है, क्योंकि वाई जेड प्लेन से बोला गया है इसीलिए इनका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 0, ठीक है। और मान लो कि ये ए बी को कोई पॉइंट पी डिवाइड कर रहा है m1 रेशियो m2 में, ठीक है। तब जो p का कोऑर्डिनेट होगा यहाँ का और p में से x का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, वो होगा m1 x2 प्लस m2 x1, m1 x2, मान लो कि x2 इधर है, एक सेकंड रेड पेन से हम दिखा दे रहे हैं, ये हमारा है मान लो x2 और ये मान लो x1 है, ठीक है। तो ये होगा m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2, और ये बराबर होगा हमारा 0। ये बराबर 0 क्यों होगा, क्योंकि इन्होंने बात किया है yz प्लेन का, इसलिए इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 0। यहां से हम m1 और m2 का रेशियो निकाल लेंगे जो हमें निकालना है। तो अगर इनको हम सॉल्व करते तो ये हो जाता है हमारा 6m1 प्लस 4m2, ये बराबर होगा 0 क्योंकि नीचे उधर जाके हो जाएगा 0। इसका मतलब 6m1 बराबर हो गया हमारा -4m2। इसका मतलब m1 बाय m2 जो होगा, मैं इधर लिख दे रहा हूं, रुक जाओ। अगर हम m1 रेशियो m2 निकालना चाह रहे हैं तो m1 बाय m2 जो होगा वो होगा क्या, वो होगा -4/6, और इसको अगर हम कैंसिल करते तो ये हो जाएगा 2 2 4, 2 3 6। इसका मतलब ये हो गया -2/3। अब रेशियो में -2/3 तो होगा नहीं, ये जो माइनस है ये इंडिकेट कर रहा है कि ये इंटरनली डिवाइड नहीं हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है एक्सटर्नली। ये जो माइनस है ये शो कर रहा है कि ये एक्सटर्नली डिवाइड हो रहा है, और जो इसका रेशियो है जो हमें निकालना है वो होगा वही क्या, तो 2:3, जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। ओके, माइनस खाली इंडिकेट कर रहा है कि एक्सटर्नली डिवाइड हो रहा है। अब बढ़ते हैं 16वें सवाल पे। जो हमारा 16वां सवाल है वो क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 4x बाय sin 2x बराबर क्या। हमारा सवाल क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 4x बाय sin 2x बराबर क्या। तो देखो एक फॉर्मूला सीख लो, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाय x अगर हो तो ये होता है हमारा 1, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाय x होगा 1। तो हम इनको इस फॉर्म में लाने का ट्राई कर रहे हैं। हमें गिवन है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 4x बाय sin 2x। देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 4x, एक सेकेंड, sin 4x है ये, sin 4x, अच्छा इसको 4x से कर रहे हैं डिवाइड। अब क्योंकि 4x से डिवाइड कर रहे हैं तो 4x से इसको करना पड़ेगा हमें मल्टीप्लाई, बाय sin 2x बाय, हम मान लो इसको 2x से डिवाइड कर रहे हैं तो यहां पे भी हमें 2x से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, ठीक है। यहां से हम क्या देख पा रहे हैं कि यहां से x और x कटेगा, 2 2 जा हो जाएगा 4, ठीक। अब देखो इसको हम सेपरेट कर रहे हैं लिमिट को, ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 4x बाय 4x बाय लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 2x बाय 2x, और ये जो 2 बाहर में बचा ये 2 आ जाएगा इधर मल्टीप्लाई के फॉर्म में। तो यहाँ पे जो लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 4x बाय 4x है, इसका वैल्यू होगा 1, क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाय x होता है 1, और इधर का जो साइन फिर लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 2x बाय 2x जो है ये भी हमारा होगा 1। तो हमारा जो अब आंसर आने वाला वो क्या, तो ये देखो 2 इंटू 1/1, इसका मतलब ये हो गया 2। तो इसीलिए इस सवाल का जो आंसर होगा वो होगा 2, जो है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब हम बढ़ते हैं 17वें नंबर के सवाल पे। जो हमारा 17th नंबर का सवाल है वो क्या है, द एरिया ऑफ द टू सिमिलर ट्राइंगल आर 81 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 49 सेंटीमीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली।
इफ द एल्टीट्यूड ऑफ द बिगर ट्राइंगल इज 4.5 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द कॉरेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल। देखो दो सिमिलर ट्राइंगल का एरिया हमें गिवन है, तो मान लो इसका रेशियो क्या होगा फिर, अगर दो सिमिलर ट्राइंगल का हमें एरिया दिया हुआ है तो उनके साइड का रेशियो जो होगा वो, ये साइड का रेशियो नहीं, उनके एरिया का जो रेशियो होगा वो साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पे एल्टीट्यूड है तो देखो होता क्या है कि अगर दो ट्राइंगल है, मान लो कि ये ट्राइंगल एक है और दूसरे ये ट्राइंगल है, तो इनके एरिया और इनके एरिया का जो रेशियो होगा, मान लो ये ए है ये बी है, ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, सॉरी, जो इनके एरिया का रेशियो होगा मतलब ए बाय बी जो होगा वो बराबर होगा इनके एल्टीट्यूड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर भी। और इसका एल्टीट्यूड अगर हम मान लेते हैं L1 है और इसका मान लो L2 है, तो ये होगा L1 स्क्वायर बाय L2 स्क्वायर। ठीक है, तो इसी चीज को हम ऊपर रखने वाले हैं। तो देखो एरिया का रेशियो हमें निकल रहा है क्या, 81 बाय 49। अब ये बराबर होगा क्या, इनके एल्टीट्यूड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर। तो इफ द एल्टीट्यूड ऑफ द बिगर ट्राइंगल, देखो बिगर ट्राइंगल कौन होगा, जिसका एरिया 81 होगा, इसका मतलब ये होगा ऊपर में 4.5 का स्क्वायर। ठीक है, देन व्हाट इज द कॉरेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल। जो छोटा त्रिभुज है उनकी संगत ऊंचाई क्या होगी, तो हम मान रहे हैं कि इनकी संगत ऊंचाई है x, तो ये हो गया x स्क्वायर, तो ये रेशियो हो गया बराबर ऐसा। ठीक है, यहां से हमें निकालना है x, तो होगा क्या, अगर हम इस स्क्वायर को इधर भेजते तो इधर आ गया रूट, ये हो जाएगा 9/7 और ये बराबर हमारा हो गया 4.5 बाई x। ठीक है, यहां से हम 9 से 0.5 टाइम्स कैंसिल कर सकते हैं, 9 5 जो 45, x बराबर हमारा हो गया 7 इंटू 0.5 और इसको मल्टीप्लाई कर लो, 7 5 जा 35, तो ये हो गया हमारा 3.5। तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो होगा 3.5, जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। अब हम बढ़ते हैं 18वें सवाल पे। जो हमारा 18 सवाल है वो क्या है, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC एंगल A is 90 degree, AB is 6 centimeter and AC is 8 centimeter. A circle with center O has been inscribed inside the triangle. What is the radius of the inscribed circle? एक समकोण त्रिभुज ABC में एंगल A 90 डिग्री है, AB 6 सेंटीमीटर है और AC 8 सेंटीमीटर है। त्रिभुज के अंदर केंद्र O वाला एक वृत्त अंकित किया गया है। अंकित वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखो क्या है, एक है हमारा, पहले हम एक सर्कल बना ही लेते हैं, उसके ऊपर ट्राइंगल डालेंगे। देखो ये सर्कल है ना, ये राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर है और हम ऐसा जूम कर रहे हैं, मान लो ये राइट एंगल ट्राइंगल इसको छू के जा रहा है और एंगल A 90 है, तो हम ऐसा कर ले रहे हैं ABC। ठीक है, गिवन क्या है हमें, AB बराबर 6, देखो ये है AB तो मान लो ये 6 है, AC बराबर 8, ये है AC तो ये मान लो 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमसे पूछा क्या जा रहा है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द इंस्क्राइब्ड सर्कल। ये जो सर्कल अंदर में घुसा हुआ है इनका रेडियस क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो ये हो गया हमारा इन सेंटर। देखो अगर हमें इन सेंटर चाहिए और इस इन सर्कल, ये जो सर्कल है ये किसी राइट एंगल ट्राइंगल के अगर अंदर हो, तो इन रेडियस, जिसको अंतः त्रिज्या कहते हैं, इन रेडियस जिसको हम कहते हैं हिंदी में अंतः त्रिज्या, ये जो इन रेडियस होता है वो बराबर होगा P प्लस बी माइनस एच बाय 2, जहां पे P होगा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, B होगा बेस, H होगा हाइपोटेन्यूज। यहां से अगर हम H मतलब BC को कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 10, 8 स्क्वायर 64 होता है, 6 स्क्वायर 36 होता है, दोनों को ऐड कर लो 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। तो इसका मतलब यहां से अगर हम इन रेडियस निकालें तो ये क्या होगा, ये होगा 8 प्लस 6 माइनस 10 बाय 2, 8 6 14 माइनस 10 हो गया हमारा 4 बाय 2, तो इसका आंसर आ गया 2। ठीक है, तो ये जो आंसर है ये है हमारा ऑप्शन नंबर बी, जो है हमारा 2। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं 19वें सवालों की ओर। जो हमारा 19वां सवाल है वो क्या है, अ रोड विच इज 7 मीटर वाइड सराउंड अ सर्कुलर पार्क हुज सर्कमफेरेंस इज 32 मीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ द रोड। एक 7 सेंटीमीटर चौड़ी एक सड़क एक गोलाकार पार्क को घेरे हुए है, जिसकी परिधि 352 मीटर है। सड़क का क्षेत्रफल कितना होगा। देखो एक सर्कुलर पार्क है, ये है सर्कुलर पार्क और इनको सराउंड किए हुए है चारों तरफ से रास्ता, ये है रोड। ठीक है, अब ये जो रोड है वो है 7 मीटर वाइड। ठीक है, मान लो ये 7 मीटर का है, सब जगह यूनिफॉर्मली है। और ये जो सर्कुलर पार्क है इनका हमें दे रखा है क्या, सरकमफेरेंस मतलब परिधि। मान लेते हैं कि इसका रेडियस जो सर्कुलर पार्क है वो है r। ठीक है, ये और ये हमारा जो है, मान लो अगर बड़ा सर्कल इधर से हम देखें
तो बड़े सर्कल को अगर मानते हैं हम रेडियस, तो वो मान लेते हैं हम क्या, वो मान लेते हैं कैपिटल आर। ठीक, यहां से हम क्या निकाल पा रहे हैं, अगर हमें सरकमफेरेंस गिवन हो सर्कुलर पार्क का, तो यहां से इनका हम रेडियस निकाल सकते हैं। तो देखो हमें गिवन क्या है, 2 पाई आर, वो है हमारा 352, जो कि छोटे वाले ये जो सर्कुलर पार्क है उनका हमें सरकमफेरेंस गिवन है। यहां से हम इसका रेडियस निकाल लेते हैं, 2 इंटू 22/7 इंटू आर, ये बराबर है 352। अगर हम इसको कैंसिल कराते हैं तो ये हो जाता है 11 2 22, 11 3 33, 11 2 22, 2 2 4 8 32। तो इसका मतलब जो आर है वो आ गया 7 इंटू 8 बराबर 56। तो इस ये जो सर्कुलर पार्क है, अंदर वाला छोटा वाला सर्कल है, इनका रेडियस हमें मिल गया 56। अच्छा, ये जो रोड है वो है 7 मीटर वाइड। इसका मतलब ये है कि अगर हम बड़े वाले सर्कल का रेडियस निकाले, तो ये छोटे वाले सर्कल का रेडियस में 7 ऐड हो जाएगा, ये कैपिटल आर आ जाएगा। तो यहां से जो कैपिटल आर होगा वो होगा 56 प्लस 7, जिसका मतलब होता है 63। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है रोड का एरिया। क्योंकि रोड का एरिया निकालना है, तो अगर हम बड़े वाले सर्कल में से ये छोटे वाले सर्कल जो हमारा सर्कुलर पार्क है उनको हम माइनस करते तो हमें मिल जाएगा रोड का एरिया। तो वही काम हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे एक सेकंड रुक जाओ, हमें दोनों रेडियस पता है, हमें निकालना है बड़े वाले सर्कल का एरिया माइनस छोटे वाले सर्कल का एरिया। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। यहां से पाई पाई हो गया कैंसिल, ये हो गया आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। इसको हम थोड़ा और एक्सपेंड कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। अब देखो आर और आर के बदले हम रख दे रहे हैं वैल्यूज इनका, ये हो गया 22/7 इंटू 63 प्लस 56 इंटू 63 माइनस 56। ठीक है, इनको करना है हमें है कैलकुलेट। अगर हम इनको कैलकुलेट करते हैं तो देखो हमें मिलता क्या है, ये हमें मिल जाएगा क्या, 22/7 इंटू 63 प्लस 56 अगर करें तो हो जाएगा 639 57 11, सॉरी 65 11 56 11 इंटू यहाँ से हमें मिल जाएगा फिर 63 माइनस 56 7, यहाँ से 7 और 7 हो गया कैंसिल। अब हमें करना है 119 को 22 से मल्टीप्लाई। अगर इसको मल्टीप्लाई करते तो हमें मिलता क्या है, 9 2 18, 2 1 213, ये 2 1 2, इधर भी आएगा 238। इसको अगर हम सम करते हैं तो इनको अगर हम सम करें तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा 8 8 3 11 3 2 5.62, ये मिल जाएगा हमें 2618। तो इसका मतलब जो रोड का एरिया होगा वो हो जाएगा 2618 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा है ऑप्शन नंबर ए। अब हम बढ़ते हैं लास्ट नंबर के सवाल पे, जो हमारा है 20वां सवाल। जो हमारा 20वां सवाल है वो क्या है, अ बॉक्स कंटेन्स 3 रेड एंड 5 ब्लू बॉल्स, 2 balls are drawn one at a time at random without replacement. What is the probability of getting one red and one blue ball? एक डिब्बे में से 3 लाल और 5 नीली गेंद, एक डिब्बे में 3 लाल और 5 नीली गेंदें हैं। 2 गेंदें बिना प्रतिस्थापन के यादृच्छिक रूप से एक एक करके निकाली जाती है। एक लाल और एक नीली गेंद निकलने की प्रायिकता क्या है। देखो 2 बॉल है इसमें, एक लाल और एक, 2 रंग का बॉल है, एक लाल और एक ब्लू। तो 3 रेड है 5 ब्लू है। इसको हमें निकालना है एक को एट अ टाइम, और हमें निकालना क्या है, पहले तो 2 बॉल्स आर ड्रॉन वन एट अ टाइम, 2 बॉल को निकालना है एक बार फिर दूसरी बार एक, तो 2 बॉल को हमें निकालना है। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो जो बॉल हम निकालेंगे उसमें से एक लाल होगा और एक नीला होगा। देखो टोटल नंबर ऑफ जो बॉल्स है वो है 8। ठीक है, जिसमें रेड कितने, रेड है 3, और ब्लू कितने हैं, तो ब्लू है हमें 5। ठीक है, अगर हम रेड बॉल को अगर हम पहली बार जो निकाले, और पहली बार जो निकाले मान लो वो रेड है, तो रेड आने का प्रोबेबिलिटी 8 में से क्या होगा, 3/8। लेकिन अगर हम पहले चांस में रेड निकालते हैं और हमें तो निकालना 2 बॉल, तो दूसरे चांस में हम क्या निकालेंगे, दूसरे चांस में हम निकालेंगे एक और बॉल, और वो निकल सकता है हमारा ब्लू। ठीक है, तो ब्लू निकालने का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो होगा 5, लेकिन एक बॉल क्योंकि निकल जाएगा तो रेस्ट बचेगा कितना, 7। ठीक है, एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा क्या है कि अगर हम पहले बार जो निकाले हैं वो निकल जाए हमारा क्या, वो निकल जाए हमारा ब्लू, तो ब्लू आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 5/8। फिर हम दूसरी बार जो निकाल रहे हैं वो निकाल रहे हैं रेड, तो रेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 3/7, क्योंकि एक बॉल यहाँ भी निकल चुका है। तो ये 2 संभावनाएं हो सकती है, तो इनको करना है हमें ऐड, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इनको करना है ऐड, हमें मिल जाएगा उनका प्रोबेबिलिटी किनका, तो एक लाल और एक नीले गेंद का। यहाँ से हम अगर इसको कैलकुलेट करते हो जाता है 15/56 प्लस 15/56। इसको अगर प्लस करते तो ये हमें मिल जाएगा क्या, 30/56। कैंसिल आउट कर लो इसको, तो ये हो जाएगा 2 15 30,
228 जब 56, तो ये हमारा हो गया 15/28। तो जो प्रोबेबिलिटी होगा 1 रेड 1 ब्लू का वो होगा 15/28, जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम 20 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखे हैं। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय।